हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। पिछली कक्षा में आप हमारे साथ पढ़ चुके हैं कहाँ तक, कलचुरी वंश के शासक प्रताप मल्ल तक, और उनके पश्चात शुरू होता है अंधकार युग। वहां तक की पढ़ाई हमने कर ली थी। अब अंधकार युग के पश्चात आता है बहारेंद्र शाह, अर्थात हम बोले तो यह बोल सकते हैं कि प्रताप मल्ल के साथ, प्रताप मल्ल के बाद आते हैं डायरेक्टर बहारेंद्र शाह। अब इन दोनों के बीच में कौन सा युग आता है? अंधकार युग। अब यह अंधकार युग कब से कब तक चलता है? लगभग 250 से 300 वर्षों तक। याद रखिएगा, अंधकार युग चलता है लगभग 250 से 300 वर्षों तक। और अंधकार युग के पहले के शासक कौन थे? तो प्रताप मल्ल। और अंधकार युग के बाद के शासक कौन हुए? तो बहारेंद्र शाह। अब बहारेंद्र शाह के साथ ही आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यदि हमारे चैनल में कोई नए यूजर होंगे तो पहले वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस प्राप्त होते रहें। और इसी के साथ हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग हमारे इस चैनल को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको ऐसे ऐसी चीजें जानने को मिल जाए जो शायद आपके बुक में भी ना लिखा हो। तो चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बहारेंद्र शाह के साथ। बहारेंद्र शाह जिनका शासन काल चला था कब से कब तक? 1480 ईस्वी से 1544 ईस्वी तक। याद रखिएगा, 1480 ईस्वी से 1544 ईस्वी तक बहारेंद्र शाह का शासन काल चला, जिसमें इन्होंने रतनपुर में पहले राजा बने, और रतनपुर में राजा बनने के पश्चात एक जगह का निर्माण किया। कौन सा? छुरी कोसगई जगह का निर्माण किया, और फिर कोसगई को अपनी राजधानी बनाई। अर्थात इन्होंने रतनपुर से राजधानी कहाँ को बनाई? कोसगई को अपनी राजधानी बनाई। कोसगई कौन से जिला में आता है? कोरबा जिला में। याद रखिएगा, पहले छुरी कोसगई का निर्माण किया, उसके पश्चात कोसगई जो कि कोरबा के अंतर्गत आता है उसको अपनी राजधानी बनाई। तत्पश्चात इनका कार्य देखने को यह मिलता है कि इन्होंने इसी कोसगई में कोषागार की स्थापना की। किसकी? कोषागार की स्थापना की। साथ ही साथ कोसगई माता का भी मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कोसगई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और यह भी जानने को मिलता है कि इन्हीं के शासन काल में जो बिंजवार जनजाति हैं उनको उनसे सैन्य सहयोग के बदले उनको क्या दिया जाता था? तो उनको जमींदारी दी जाती थी। अर्थात जनजाति जो है बिंजवार जनजाति उनसे सैन्य सहयोग लेते थे, और उसके बदले फिर ये जो राजा हैं उनको जमींदारी प्रदान किया करते थे। ठीक, तो वो कब से स्टार्ट हुआ था जमींदारी प्रथा? इन्हीं के शासनकाल में, कि सैन्य सहयोग के बदले जमींदारी सौंपना। इसके पश्चात इनके शासनकाल में और जानने को मिलता है कि ये जो शासक हुए हैं बहारेंद्र शाह, इनके पश्चात जो शासक आते हैं उनके बारे में कोई भी अभिलेख देखने को नहीं मिलता है। यहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बहारेंद्र शाह के पश्चात जो शासक आते हैं उनके बारे में कोई भी अभिलेख देखने को नहीं मिलता है। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ? तो 1480 से 1544 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला। छुरी कोसगई का निर्माण करवाया, फिर अपनी राजधानी परिवर्तन की, रतनपुर से कोसगई अर्थात कोरबा को बनाया। उसके बाद में वहां कोषागार की स्थापना की, कोसगई माता के मंदिर का निर्माण करवाया, और बिंजवार जनजाति से सैन्य सहयोग के बदले क्या लिया करते थे? जमींदारी। उनसे सैन्य सहयोग लेते थे और उनको जमींदारी सौंपा करते थे। इसके पश्चात आते हैं अगले शासक कल्याण शाह। कल्याण शाह के बारे में देखें तो इनका शासन काल शुरुआत होता है 1544 ईस्वी से और चलता है 1581 ईस्वी तक। कहां से कहां तक? 1544 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक। इनके समय की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और सैन्य बल की जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और सैन्य बल की जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम देखें तो कल्याण शाह जी के बारे में यह भी देखने को मिलता है कि बाबू रेवाराम का एक लिपि है जिसको बोलते हैं पांडुलिपि। कौन सा लिपि? पांडुलिपि। किनका? बाबू रेवाराम जी का। तो बाबू रेवाराम जी का जो पांडुलिपि है उसमें यह लिखा गया है कि मुगल सम्राट उस समय थे अकबर। इनके समकालीन कौन थे? मुगल सम्राट अकबर। कल्याण शाह के जो समकालीन मुगल सम्राट अकबर थे उनके दरबार में ये कल्याण शाह 8 वर्षों तक रहे, और फिर वहां से धन संपदा लेकर आए और अपने शासन व्यवस्था को और दृढ़ बनाया। अर्थात अपने शासन व्यवस्था को और अच्छे से संचालन किया। किंतु इनके साथ ही और कुछ और एक और है। कौन? देवार गीत, जिसको गोपल्ला गीत के नाम से भी जाना जाता है। देवार गीत, गोपल्ला गीत और शहजादे, जिसको क्या बोलते हैं? जहांगीर। जहांगीर का जो है तुजुके बाबरी, जहांगीर का तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी, उससे भी देखने को मिलता है। सॉरी, मैं इसको बाबरी लिख दिया था, तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी और देवार गीत, गोपल्ला गीत जिसको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का देवार गीत जिसको गोपल्ला गीत के नाम से जाना है, और तुजुके जहांगीरी, जहांगीर का आत्मकथा तुजुके जहांगीरी। इन दोनों से भी यह देखने को मिलता है कि यह जो है कल्याण शाह
वे कल्याण साय जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे। अर्थात ऊपर में हम यदि बाबू रेवाराम की पांडुलिपि के बारे में चर्चा करें तो उससे यह जानकारी मिलती है कि ये मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे, जबकि देवार गीत जिसको गोपल्ला गीत के नाम से रहता है और तुजुके जहांगीरी, इससे यह देखने को मिलता है कि ये जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे। और यदि हम इनके कार्य के बारे में वर्णन करें तो इन्होंने राजस्व जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत करवाई। राजस्व जमाबंदी प्रणाली की किन्होंने शुरुआत करवाई? कल्याण साय ने। किंतु इनको कई लोग भूल जाते हैं और किनको याद रखते हैं? अकबर के काल में एक मंत्री हुआ करते थे, कौन? टोडर मल जी। टोडर मल को सब याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को दृढ़ किया था और भूमि मापन हेतु अपना व्यवस्था चलाया था। लेकिन इनको भूल जाते हैं कि इन्होंने राजस्व जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत कराई थी। तो याद रखिएगा, राजस्व जमाबंदी प्रणाली की इन्होंने शुरुआत करवाई तो कल्याण साय जी ने। और देखें तो राजस्व जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत करवाने के साथ इन्होंने गढ़ व्यवस्था का प्रारंभ किया। कैसे गढ़ व्यवस्था? तो उस समय ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, मिस्टर चिस्म। कौन? मिस्टर चिस्म ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कल्याण साय के समय हमारे प्रदेश को 36 अलग अलग गढ़ों में विभाजित कर दिया। किन्होंने? मिस्टर चिस्म ने। कब किया? कल्याण साय जब शासक बने तो उनके शासन काल में मिस्टर चिस्म ने हमारे प्रदेश को 36 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। इसको भी याद रखिएगा। आगे देखने को यह मिलता है कि कल्याण साय के पश्चात आते हैं कौन अगले शासक? लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि इन्हें कलचुरी वंश के बजट प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। किसका जन्मदाता? बजट प्रणाली का जन्मदाता। याद रखिएगा, बजट प्रणाली का जन्मदाता लक्ष्मण साय, जबकि जमाबंदी प्रणाली का जन्मदाता कल्याण साय। दोनों को याद रखिएगा, जमाबंदी प्रणाली कल्याण साय और बजट प्रणाली लक्ष्मण साय। इसके पश्चात आते हैं अगले शासक तखत सिंह। तखत सिंह अपने नाम के अनुसार ही अपने एक नगर की स्थापना की है जिसका नाम पड़ा तखतपुर, जो कि मुंगेली जिले के अंतर्गत आता है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। तखत सिंह ने तखतपुर नगर की स्थापना की और साथ ही साथ ये मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन भी थे। याद रखिएगा, किनके समकालीन थे? मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन, और तखतपुर नगर की स्थापना भी किए। इसके पश्चात जो शासक हुए उनके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। किंतु यदि कोई नए यूजर होंगे तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।